गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो है वो कहा है कि सोशल और पॉलिटिकल बैकलैश जो है, जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट चल रहा है पिछले 25 साल की वजह से, उसमें जो है ट्रेड को ग्लोबलाइज ही नहीं बल्कि वेपनाइज भी किया गया है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड होता क्या है। वेपनाइजेशन बेसिकली तब होता है जब कंट्रीज़ अपने ट्रेड टूल्स को यूज़ करके बाकी कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती हैं कि वो कंट्रीज़ अपने ट्रेड पैटर्न्स को चेंज करें और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गोल्स जो हैं इस पर्टिकुलर कंट्री के उसको सपोर्ट करें। तो होता क्या है कि एम्बार्गोज लगाए जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, कट ऑफ किया जाता है उन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से सिलेक्टिवली, ट्रेड टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्री की इकोनॉमिक रिलायंस जो है दूसरी कंट्री के ऊपर उसको मिसयूज़ किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो बेसिकली वेपनाइजेशन ट्रेड का मतलब है कि आप फॉरेन पॉलिसी की तरह ट्रेड को इस्तेमाल कर रहे हो रादर दैन इकोनॉमिक गोल। ठीक है, तो ट्रेड एम्बार्गोज और रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कई सेंचुरीज से एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम पर हमें ये देखने को मिला है कि ब्रॉड एम्बार्गोज लगाए गए हैं, टारगेटेड सेंक्शंस लगाए गए हैं स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और कंपनीज़ के ऊपर भी। ठीक है, जैसे हमने रशिया के ऊपर देखा कि यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के ऊपर जो है वो, रशिया की कंपनीज़ के ऊपर भी जो है वो टारगेटेड सेंक्शंस यूएस द्वारा लगाए गए हैं। चाइना ने भी जो है वो वेपनाइज किया है ट्रेड को। जैसे कि एक एग्जांपल देखने को मिला था कि नॉर्वे के ऊपर, नॉर्वे से ट्रेड को रिड्यूस कर लिया था चाइना ने, जब नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो एक चाइनीज़ डिसिडेंट को दिया गया। फिर ट्रेड विद ऑस्ट्रेलिया को भी जो है वो लिमिट कर लिया गया, जब ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि कोविड की जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका। 2021 में लिथुआनिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए चाइना ने, जब ताइवान से उन्होंने रिलेशंस बनाने की कोशिश की। मंगोलिया के ऊपर भी जो है प्यूनिटिव फीस लगाई गई 2016 में, जब उन्होंने दलाई लामा को होस्ट किया। तो चाइना जो है वो सिमिलर टू यूएस जो है, ये ट्रेड का जो है वो वेपनाइजेशन का इस्तेमाल करता आ रहा है। ठीक है, और वो चाहता है कि यूएस डॉलर को जो है वो ट्रेड में जो है वो ख़त्म करके हम अपनी करेंसी को, जो युआन है, उसको रिप्लेस कर दें, इंटरनेशनलाइजेशन कर दें उसकी। ठीक है, तो क्वाड कंट्रीज़, अब क्वाड कंट्रीज़ में भी आप देखो कि यूएस जैसी कंट्री इन्वॉल्व है जो कि सबसे ज़्यादा वेपनाइज करती है ट्रेड को, लेकिन फिर भी उन्होंने इशू की है स्टेटमेंट की जो है ये कोर्सिव इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो है उनको रिजेक्ट किया है, एडवोकेट किया है कंट्रीज़ के राइट टू डिटरमिन देयर ओन फ्यूचर। इन्होंने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाकर कहा है कि ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स होने चाहिए ताकि वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड ना हो सके। तो ये हमें देखने को मिला था कोविड के टाइम पर, जो जो कंट्री चाइना को कोविड की इन्वेस्टिगेशन करने को कह रही थी, चाइना ने उनको जो है वो मिनरल से कट ऑफ किया था। ठीक है, तो अब एक नवा कंसेप्ट आया है फ्रंट शोरिंग का, जिसमें कि सप्लाई चेन्स जो हैं वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली अलाइड कंट्रीज़ जो हैं अपने ही जो है वो आस पास में रख रही हैं। ठीक है, और वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड की वजह से ये देखने को मिला है कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ जो हैं वो कंट्रीज़ अडॉप्ट कर रही हैं। तो ईएम ने ये भी बोला है कि जो ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हैं इसकी वजह से जॉब लॉसेस हो रही हैं, डिससेटिस्फेक्शन हो रही है, और पॉलिटिकल आउटकम्स भी जो हैं सेवरल रीजन्स में इससे जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जयशंकर जी ने ये भी बोला है कि कंट्रीज़ को इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को लेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी से जो है देखने की वजह से जो है वो उसी की वजह से जो है वो ग्लोबल ट्रेड को वेपनाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक पब्लिक इवेंट में वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है उसकी एक्सरसाइज की जा रही है जुडिशरी द्वारा, या फिर लेजिस्लेचर की पावर्स को भी जो है वो जुडिशरी असर्व कर रही है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? ये एक प्रोएक्टिव रोल जब जुडिशरी प्ले करने लगती है प्रोटेक्ट और एक्सपैंड करने के लिए सिटीजन्स के राइट्स को, तो उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म को जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल माना गया है कंट्री की सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करने में। जुडिशियल एक्टिविज्म इम्प्लाई करता है कि जुडिशरी इंटरवेन कर रही है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मैटर्स में, खासकर ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है,
गवर्नमेंट का एक्शन टू एड्रेस इनएक्शन और फेलियर इन फुलफिलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ उनको डायरेक्ट करने के लिए, सुओ मोटो जब वो कॉग्निजेंस ले लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए। तो जुडिशियल एक्टिविज़्म बेसिकली ये बिलीफ से आ रहा है कि जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉज को जो है वो इस मैनर में इंटरप्रेट किया जाए ताकि इंडिविजुअल्स के राइट्स को सिक्योर किया जाए और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को प्रिजर्व किया जा सके। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो काइंड ऑफ आर्टिकल 32 जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ देता है वो हमारे हार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। एम्पावर करता है सिटीजन्स को कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकें अपनी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए, और ये प्रोविज़न बैकबोन है हमारे PIL की भी, ठीक है। फिर आर्टिकल 21 है जो कि एक्सपेंशन करता है जो है जुडिशल एक्टिविज्म की इंडिया में, ठीक है। और आर्टिकल 142 जो एम्पावर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कोई भी ऑर्डर्स पास कर सके जो कि कंप्लीट जस्टिस हमारे लिए करने में इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एग्जांपल्स देखें जुडिशियल एक्टिविज्म के, तो जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था जिसमें कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था, तो कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इन्वोक किया और गाइडलाइंस जो है वो ले डाउन करी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये गाइडलाइंस जो है वो इनको इवेंचुअली कोडिफाई किया गया पार्लियामेंट द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के अंदर। फिर ऐसे ही मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था जिसमें कि आर्टिकल 21 के स्कोप को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म का इम्पैक्ट क्या होता है, उससे हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज स्ट्रेंथन होती हैं। जुडिशरी ने हमारे इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया है, मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को एम्पावर किया है। आर्टिकल 21 को के एक्सपेंशन के जो स्कोप को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है कि उसके अंदर अब राइट टू प्रिवेसी भी डाल दिया गया है। फिर एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए भी चाहे ताज ट्रेपेजियम केस हो या MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हो, वो सब इंपॉर्टेंट रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करने के लिए जो पॉल्यूट करती है एनवायरनमेंट को। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म ये है कि जुडिशरी ओवरस्टेप कर जाती है कई बार अपनी बाउंड्रीज़ को, और उन एरियाज़ में जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लिए रिजर्व हैं उसमें भी एंटर कर देते हैं, और उसकी वजह से जुडिशल ओवर रीच हो जाता है। जजेस जो है वो अनइलेक्टेड हैं, इसलिए जो है कंसर्न्स रेज होते हैं कि कभी कभी जजेस जो हैं वो अपने पर्सनल बायसेस के ऊपर भी जो है वो एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेस्पिरेटरी सिंकेटल वायरस फंक्शन वायरस इन्फेक्शन। तो ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि वैक्सीनेट किया जाए प्रेग्नेंट विमेन और इन्फेंट्स को एडमिनिस्टर की जाए वैक्सीन और एंटीबॉडीज़ जो है वो उनमें डेवलप की जाए ताकि रेस्पिरेटरी सिंकेटल वायरस इन्फेक्शन जो है वो न्यूबॉर्न्स में प्रिवेंट की जा सके। तो रेस्पिरेटरी सिंकेटल वायरस इन्फेक्शन जो है बेसिकली इससे कोल्ड लाइक सिम्टम्स होते हैं और सिवियर इन्फेक्शन और डेथ हो सकती है बेबीज़ में और ओल्डर एडल्ट्स में। तो इसमें बेसिकली रनी नोज़ होता है, डिक्रीज़ और एपिटाइट हो जाता है, कफ हो जाता है। ये कैसे फैलता है? ये कफिंग से, स्नीजिंग से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, जैसे कि किसिंग अगर आप कर लो एक चाइल्ड को जिसके पास ये RSV से जो इन्फेक्टेड है, ऐसे ऑब्जेक्ट को आप सरफेस को टच कर लो जिसमें कि वायरस है। तो बेबीज़ जो यंगर दैन 6 मंथ्स ओल्ड हैं वो सबसे ज़्यादा इससे वल्नरेबल रहते हैं, और इससे निमोनिया और ब्रोंकियोलिटिस भी सिवियर इन्फेक्शन से हो सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेरिया। ये टॉपिक भी सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सैमी बासो जो कि लॉन्गेस्ट लिविंग सर्वाइवर हैं रेयर जेनेटिक डिसीज़ प्रोजेरिया के, रिसेंटली उनकी डेथ हो गई थी अभी। तो ये एक्सट्रीमली रेयर प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि चिल्ड्रन बहुत तेज़ी से एज होते हैं। आपने मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन जी की पा नाम से, उसमें भी वो प्रोजेरिया से जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो कहा जाता है कि ये 4 मिलियन में सिर्फ एक ही जो है वो चिल्ड्रन को होता है। तो न्यू बॉर्न्स जो हैं वो हेल्दी तो होते हैं बर्थ पे, बट वो इतनी तेज़ी से जो है वो एज होने लगते हैं कि वो पहले कुछ 1-2 साल ऑफ लाइफ के अंदर ही जो है वो काफ़ी जल्दी से वो एज होने लगते हैं। तो जो ग्रोथ रेट होता है वो स्लो हो जाता है और उनकी जो है वो वेट भी वो गेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी डिसीज़ उन चिल्ड्रन को होने लगते हैं जनरली जो जो लोग 50 साल से ऊपर की एज के हैं उनको होगी जो अदरवाइज डिसीज़, जैसे बोन लॉस, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, हार्ट डिसीज़, ठीक है। ये कंडीशन हमेशा ही फेटल होती है क्योंकि आप बहुत जल्दी एज हो रहे हो तो आपकी बहुत जल्दी डेथ भी हो जाएगी। करंटली इसका कोई क्योर नहीं है,
लेकिन एक ड्रग है लोनाफार्निब नाम से, वो इस डिसीज़ की प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंग्लिश चैनल। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कई लोग जो है वो अभी उनकी डेथ हो गई जब वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर रहे थे फ्रांस से इंग्लैंड में एंटर करने के लिए। तो इंग्लिश चैनल एक नैरो आर्म है अटलांटिक ओशन का, सेपरेट करता है सदर्न कोस्ट ऑफ इंग्लैंड को नदर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस के साथ। तो ये फ्रेंच इसको लेमांके कहते हैं, मतलब स्लीव लाइक शेप है इसकी क्योंकि। तो इसका यहाँ का क्लाइमेट जो है वो मैरीटाइम टेम्परेट है और वार्म समर्स और कोल्ड विंटर्स होती हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग एरियाज़ है ये, और लगभग 20% ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड जो है यहीं से गुजरता है, और अटलांटिक ओशन को ये नॉर्थ सी के साथ कनेक्ट भी करता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फंड। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल फंड ने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि टारगेट कर रहा है सेफ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट। तो ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल फंड जो है इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स मैनेजमेंट इन सितंबर 2023। ये सपोर्ट करता है कंट्रीज़ को कि इम्प्लीमेंट कर सके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जिससे कि गाइड किया जा सके कंट्रीज़ और स्टेक होल्डर्स को कि वो एड्रेस कर सके लाइफ साइकिल ऑफ केमिकल्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट। ये सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में, और कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमीज अभी ट्रांजिशन में है। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो ये ऑपरेशनल डिसीजंस लेता है। ठीक है, अब इसकी फाइनेंसिंग देखें तो फंड जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है 3 लाख से 8 लाख तक का यूएसडी तक का अप टू 3 ईयर्स। ओके, तो ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स है क्या? ये फ्रेमवर्क जो है वो 28 टारगेट्स पर बेस्ड है, जिसका एम ये है कि इससे जो है साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स और वेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि फर्स्ट मंकी पॉक्स इन वाइट्रो डायग्नोस्टिक्स जो है वो उसको लिस्ट करेंगे अंडर इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग प्रोसीजर, जो कि एक रिस्क बेस्ड प्रोसीजर होता है असेस और लिस्ट करने के लिए अनलाइसेंस्ड वैक्सीन, थेरापेटिक्स या फिर इन वाइट्रो डायग्नोस्टिक्स को, ताकि इनकी जो अवेलेबिलिटी है इन प्रोडक्ट्स की वो जल्दी से जल्दी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के टाइम पर जो है लोगों तक पहुंच सके। तो इससे होता क्या है कि असिस्ट किया जाता है यूएन प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ को और मेंबर स्टेट्स को कि वो डिटरमिन कर सके एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ यूजिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर कोई डिसीज़ जो बहुत सीरियस या इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग है उस केसेस में जो है इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फाटा 2। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ईरान ने रिसेंटली 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो इसराइल पर फायर किए थे, जिसमें कि हाइपरसोनिक मीडियम रेंज फाटा 2 मिसाइल भी था, जो कि जिसका फतह का मतलब है कॉन्करर फ़ारसी में, और ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये न्यू वर्जन है फतह का, और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का इस्तेमाल करता है, लिक्विड फ्यूल रॉकेट प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करता है। लगभग 200 किलोग्राम्स ऑफ एक्सप्लोजिव ये कैरी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पश्तून्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिसेंटली पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम को, जो एक ग्रुप है जो राइट्स ऑफ एथनिक पश्तून्स के लिए फ़ाइट कर रहा है पाकिस्तान में, उसको जो है वो बैन कर दिया है, साइटिंग इट एज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो पश्तून्स बेसिकली इनको पठान्स और पख्तून्स कहते हैं। ये एथनिक ग्रुप है उन लोगों का जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में रहते हैं। और हिंदू कुश जो माउंटेन रीजन जो नॉर्थ ईस्टर्न अफ़गानिस्तान से शुरू होता हुआ ये नदर्न स्ट्रेच ऑफ इंडस रिवर इन पाकिस्तान तक ये लोग लोकेटेड हैं। पश्तून जो है पाकिस्तान में वो सेपरेट हुए हैं अफ़गानिस्तान वालों से थ्रू दुरंद लाइन। ठीक है, तो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अफ़गानिस्तान है ये। यूनाइटेड हैं प्राइमरली बाय अ कॉमन लैंग्वेज, जिसको हम पश्तो कहते हैं। ये जनरली जो है फ़ारसी भी बोलते हैं। ठीक है, सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं और इनका कॉमन सोशल कोड है पश्तूनख्वाली। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is weaponization of trade. This topic is important for your international relations and your economy section. So External Affairs Minister has recently highlighted the social and political backlash against globalization over the past 25 years has ensured that trade has not just been globalized but also weaponized. So what is weaponization of trade? It is the situation when countries start using their trade tools to pressurize other countries to change their trade patterns and support their political and economic goals. So this weaponization can include
sanctions against other countries, selectively cutting off imports or exports to those countries, threatening to use trade tools, or exploiting a country's economic reliance on another country. Okay, so basically, weaponization of trade means that trade is being used as a tool of foreign policy rather than as an economic goal or of itself. So this concept is not new. Trade embargoes and restrictions exist for centuries, but in the recent years, the nature of sanctions have evolved from broad embargoes to more targeted sanctions on specific individuals as well, or companies as well. Okay, like we have seen what the US did to Russia after the Ukraine war. So China has also been pushing weaponization of trade to new extremes. For example, it started reducing trade with Norway after the Nobel Peace Prize was awarded to a Chinese dissident in 2010. It limited trade with Australia after Australia called for investigation into COVID 19's origins. In 2021, Lithuania faced sanctions of China after it announced the hosting of Taiwanese representative office. Similarly, Mongolia faced punitive fees in 2016 for hosting the Dalai Lama. Okay, China is also moving towards uh, internationalizing its currency, the yuan, and for that it is weaponizing the trade further. Okay, so steps which have been taken by countries, so quad countries, even though it also contains the US, which is the largest country which is weaponizing the trade, is also part of quad, and they have ironically issued the statement which rejects the coercive economic practices and advocates for countries right to determine their own future. Okay, so there is also a new uh, development in which the supply chains are being diversified, and mineral security partnership has been announced, so that the economic reliance on minerals upon China can be minimized. Okay, then there is a concept of friend shoring now, where supply chains are being limited to political and economically allied countries, and it is becoming more common. Okay, weaponization of trade has resulted in many nations, including India, to adopt protectionist policies as well. Okay, like anti-dumping measures, particularly against Chinese goods. So, External Affairs Minister has said that this weaponization has led to job losses and dissatisfaction with quality of life, influencing political outcomes in several regions. He has also said that due to weaponization, countries have been prompted to view economic transactions through the lens of national security. Okay. So the next topic is judicial activism in India. This topic is important for your polity section. So at a public event, Vice President has said that exercise of executive authority by the judiciary or legislature was not in consonance with democracy. So what is judicial activism? So it refers to the proactive role played by the judiciary in protecting and expanding the rights of citizens and ensuring that the justice prevails, especially when other branches of government like the executive and legislature fail to do so. So, in India, judicial activism has been instrumental in shaping the country's socio political landscape by holding authorities accountable and upholding the fundamental rights of our constitution. Judicial activism implies that judiciary is intervening in legislative and executive matters through broad interpretations of constitution, directing the government to take action in case of any failure of it, taking suo motu cognizance of issues related to the public interest. Judicial activism also stems from the belief that judiciary has a responsibility to ensure that laws are interpreted in a manner that protects the rights of individuals and preserves democratic principles. In our constitution, Article 32 is the heart and soul of the constitution, which empowers the citizens to approach the Supreme Court, and this is basically the most important tool with the Supreme Court to exercise judicial activism. It has also formed the backbone of public interest litigation. Okay, which is often a tool used in judicial activism to provide justice to marginalized sections of society. Then there is Article 21, which is basically right to life and personal liberty, and it has been expanded so much that it has become a hallmark of judicial activism in India. Article 142 also empowers the Supreme Court to pass any order which is necessary for doing complete justice in any matter pending before it. So, if we want to look at the examples, then Vishakha versus State of Rajasthan case, as there was no law existed at that time, the court invoked Article 21 and laid down the guidelines for preventing sexual harassment at workplace. And these guidelines were later codified in the Sexual Harassment of Women at Workplace Act of 2013. Similarly, in Menaka Gandhi versus Union of India case, the Supreme Court expanded the scope of Article 21
And court held that any law affecting life or liberty must be just, fair, and reasonable, setting a precedent for procedural fairness in legal matters. Okay, so what is the impact of judicial activism in India? So judicial activism has played a role in safeguarding democratic values by keeping a check on the powers of executive and legislature. It has also ensured that government functions within the framework of the constitution. So, judiciary has protected individual liberties, thereby it empowers the marginalized sections of society. The expansion of the scope of Article 21 has also is a significant outcome of judicial activism, in which we saw right to privacy, which was declared as a fundamental right. Apart from that, in environmental protection also, in through Taj Trapezium case and MC Mehta versus Union of India case, stricter regulations on industries which pollute the environment have been made by judiciary, have been made possible by judiciary through the judicial activism. But there are criticisms as well. For example, the judiciary has sometimes overstepped its boundaries, venturing into areas which are reserved otherwise for executive or legislature. Okay, so unlike elected representatives, judges are not accountable to the public, so thereby concerns have been raised regarding judicial activism, which may say that there are some personal biases of the judges as well, which may affect democratic principles. So the next topic is respiratory syncytial virus infection. This topic is important for your social issues. So World Health Organization has recommended vaccinating pregnant women and administering infants with the antibodies to prevent severe respiratory syncytial virus. So what is RSV? It typically causes cold-like symptoms and is a leading cause of severe infection and death in babies and older adults. So it includes a runny nose, decrease in appetite and cough, etc. So it gets transmitted through coughing and sneezing. It also gets transmitted through direct contact, like kissing the face of a child who has RSV. It can also get transmitted through touching an object or surface with the virus on it. Premature infants, babies which are younger than 6 months old, people above age 65, and people who have a compromised immune system are vulnerable to it. And a severe infection can also lead to pneumonia and bronchiolitis. So the next topic is progeria. This topic is again important for your social issues. So Sammy Basso, who was the longest living survivor of the rare genetic disease progeria, recently died at the age of 28. So progeria is an extremely rare progressive genetic disorder which causes children to age rapidly. So it is reportedly to occur in 1 in 4 million newborns worldwide. Newborns with this disorder appear to be healthy at birth but usually start to show signs of premature aging during the first 1 to 2 years of their life. Their growth rate slows and they don't gain weight as expected. As children with progeria get older, they get diseases you'd expect to see in people who are aged 60 or 50, and which includes uh, bone loss, hardening of the arteries, and heart disease. This condition is always fatal, and there is no cure for it. A drug called lonafarnib has been shown to slow down the progression of this disease. Okay, so generally, what happens? These children get hair loss, prominent eyes, wrinkled skin, beaked nose, disproportionately small face compared to head size, loss of fat under the skin. Okay, so the next topic is English Channel. This topic is important for your international relations. So several people, including a child, died while trying to cross the English Channel from France to England. Okay, so what is English Channel? It is a narrow arm of the Atlantic Ocean. It separates the southern coast of England from the northern coast of France. In the French, it is referred to as La Manche, which because of its sleeve-like shape. So the climate here is the temperate climate, which has warm summers and cold winters. It is one of the world's busiest shipping routes, and 20% of the global maritime trade passes through it, and it connects the Atlantic Ocean to the North Sea as well. So the next topic is Global Framework on Chemicals Fund. This topic is important for your social issues. So recently the Global Framework on Chemicals Fund launched its first project targeting the safe and sustainable management of chemicals and waste. So this Global Framework on Chemicals Fund was established during the 5th International Conference on Chemicals Management in September 2023. It supports countries in implementing this international agreement, which guides these countries and stakeholders to jointly address the life cycle of chemicals, including products and waste. So this fund aims to support implementation activities in developing countries, least developed countries, small island developing states, and countries with economies in transition. The executive board takes the operational decisions of this fund, and this fund provides financial support
for implementation period of up to 3 years. What is the global framework on chemicals? This framework is based on around 28 targets which aim to improve the sound management of chemicals and waste. Okay. So the next topic is emergency use listing. This topic is important for your social issues. So World Health Organization has announced that it has listed the first monkeypox in vitro diagnostic under its emergency use listing procedure. EUL procedure is a risk-based procedure for assessing and listing unlicensed vaccines, therapeutics, and in vitro diagnostics. It aims to expedite the availability of these products to people affected by a public health emergency. So this will assist interested UN procurement agencies and member states to determine the acceptability of using specific products. So the disease for which this product is intended is if the disease for which this product is intended is serious or immediately life threatening, then of course emergency use listing can be provided. Okay. So the next topic is Fatah 2. This topic is important for your security section. So Iran has recently fired more than 180 ballistic missiles, including its hypersonic medium-range Fatah 2 missile, in a major offensive aimed at Israel. So Fatah is basically means conqueror in Farsi, and it is a hypersonic ballistic missile. So it was developed by Iran, and it's a new version of its first domestically made hypersonic ballistic missile named Fatah. It is equipped with hypersonic glide vehicle warhead, which can maneuver and glide at hypersonic speed. It uses a liquid fuel rocket propellant. It can carry 200 kilograms of explosives as well. Okay. So the next topic is Pashtuns. This topic is important for your international relations and your social issues. Pakistan government has recently banned the Pashtun Tahavus movement, which is a group which is fighting for the rights of the ethnic Pashtuns. And Pakistan has cited a threat to national security as the reason for banning it. Pashtuns are known as Pathans or Pakhtuns. They are an ethnic group of people who are found throughout Afghanistan and Pakistan. So they reside primarily in the region which lies between the Hindu Kush in northeastern Afghanistan and the northern stretch of Indus River in Pakistan. The Pashtuns in Pakistan were separated from those in Afghanistan by the Durand Line, and Pashtuns constitute the largest ethnic group of population of Afghanistan. They are united primarily by a common language called Pashto. They generally speak Farsi as well, and they are followers of Sunni Islam, and they have a common social code called Pashtunwali, okay, which governs both their ethical behavior and customs. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.